नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, सह प्रेरकत्व, पारस्परिक प्रेरकत्व या अनन्य प्रेरकत्व किसे कहते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, इससे जो पहला वीडियो था, इससे जो जस्ट पिछला वीडियो था, वो भी इंडक्टेंस का ही था, जिसमें आप लोगों ने स्व प्रेरकत्व के बारे में पढ़ा, अर्थात सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में पढ़ा कि सेल्फ इंडक्टेंस किसे कहते हैं, उसकी इकाई क्या थी और कहाँ कितना पैदा होता है और उसके हिसाब से कितना ईएमएफ उत्पन्न होता है, उन सब के बारे में अच्छी तरह जानकारी प्राप्त की। तो दोस्तों, इस इंडक्टेंस के चैप्टर को अर्थात उस पिछले वीडियो को आगे जारी रखते हुए या फिर अपने सिलेबस को जारी रखते हुए आज की वीडियो में चर्चा कर रहे हैं सेल्फ या अपने म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है। दोस्तों, टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडक्टेंस के बारे में पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि ट्रांसफार्मर पढ़ने अपने को, तो ठीक है ना। ऑटो ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे और दो कुंडली का ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे, तो ट्रांसफार्मर पढ़ने के लिए उनमें कितना ईएमएफ होगा और किस हिसाब से ईएमएफ उत्पन्न होगा, टर्नों की संख्या क्या रहेगी, उसका मतलब कि इंडक्टेंस को पढ़ना अनिवार्य होता है। इंडक्टेंस के कारण ही ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो दोस्तों, आज उस जो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, उस सिद्धांत के बारे में और उस ईएमएफ उत्पन्न होने के गुण के बारे में संपूर्ण चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, इन सभी बातों को संपूर्ण तरीके से जानने के लिए, पूर्ण रूप से अध्ययन करने के लिए वीडियो पर लास्ट एंड तक बने रहें, अर्थात आखिर तक वीडियो को देखते रहें, ताकि आप वीडियो को अच्छी तरह समझ सको और आपके मन में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूज नहीं हो। तो चलिए दोस्तों, करते हैं शुरू म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में। दोस्तों, आप लोगों ने इंडक्टेंस पढ़ा था कि किसी कॉइल का वह गुण जो विद्युत धारा के परिवर्तनों का विरोध करता है, उसे इंडक्टेंस कहते हैं। इंडक्टेंस, आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि इंडक्टेंस दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सेल्फ इंडक्टेंस, दूसरा होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, अर्थात वो होता है स्व प्रेरकत्व और ये सह प्रेरकत्व बोल दो इसको। मैं नाम लिख दूं, या सह प्रेरकत्व या फिर पारस्परिक प्रेरकत्व, ये सह प्रेरकत्व या फिर अन्योन्य प्रेरकत्व, एक ही बात है। और अपनी बात देखा जाए तो म्यूचुअल इंडक्शन भी होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। तो दोस्तों, ये क्या है, देखो ऑटो ट्रांसफार्मर पिछली वीडियो में पढ़ लिया कि ऑटो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, सेल्फ इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है या सेल्फ इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बाकी ट्रांसफार्मर जो बच गया वो म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर, म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है कि ईएमएफ किस प्रकार से उत्पन्न होता है। तो आप लोगों ने इसकी परिभाषा देखी कि प्रेरकत्व या इंडक्टेंस किसे कहते हैं, किसी कॉइल का वह गुण, ठीक है ना, किसी कॉइल का वह गुण जो अपने अंदर से प्रवाहित हो रही विद्युत धारा के परिवर्तनों का विरोध करता है, उस गुण को कहते हैं इंडक्टेंस। अब वो विरोध कब होगा, जब धारा में परिवर्तन होगा। धारा में परिवर्तन कब होगा, जब विद्युत धारा एसी होगी या फिर डीसी को लगाकर स्विच को आप बार बार ऑन ऑफ करवाओगे तो धारा में परिवर्तन होगा। उन धारा के परिवर्तनों का विरोध जितना होगा वो उस कॉइल का इंडक्टेंस कहलाएगा। जैसे आप लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ लिया। तो अब आज इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे कि जब एक कॉइल में, जब किसी एक कॉइल में प्रत्यावर्ती विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, कौन से में, किसी एक कॉइल में, एक रखेंगे, किसी एक कॉइल में जब प्रत्यावर्ती विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस कॉइल में प्रत्यावर्ती विद्युत धारा के कारण परिवर्तनशील या प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होता है। और इस परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में यदि अन्य कोई चालक या कोई कॉइल रख दी जाए तो फैराडे के नियमानुसार उस दूसरी कॉइल में भी जो आप लोगों ने रखी उस चुंबकीय क्षेत्र में, परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में, उसमें ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। किसके नियमानुसार, फैराडे के नियमानुसार ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। अब आप लोगों ने फैराडे का नियम नहीं देखा है तो पिछले वीडियो, एक दो वीडियो छोड़ के आप फैराडे का नियम पढ़ोगे, क्या होता है उसके बारे में थोड़ी सी मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। तो उस दूसरी कॉइल में फैराडे के नियमानुसार ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है या प्रेरित हो जाता है, जिसके कारण उस प्रवाहित धारा, उसमें धारा प्रवाहित होगी। तो फिर लिखेंगे कि दोनों कॉइल, एक तो पहले वाली कॉइल, एक दूसरी कॉइल, दोनों कॉइलों का वह गुण जो उनमें से प्रवाहित हो रही विद्युत धारा के परिवर्तनों का विरोध करता है, उस गुण को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, तो परिभाषा क्या लिखेंगे कि ये तो आपको थोड़ा सा डिटेल से इसको समझा देता हूं। कैसे, देखो आप लोगों ने दो कॉइल बनाई, मान लीजिए एक कॉइल ये है और दूसरी कॉइल ये है। दो कॉइलें बनाई आप लोगों ने, दो कॉइलें पास पास रखी। अब इस कॉइल में क्या करेंगे, इस कॉइल में विद्युत धारा प्रवाहित करवाएंगे आप लोग। इस कॉइल में विद्युत धारा प्रवाहित करवाई, मान लीजिए कि आपने डीसी करवाई, तो डीसी करवाई तो डीसी की विद्युत धारा स्थिर होगी,
तो एक बार जब आप डीसी की स्विच को ऑन करोगे तो मतलब कि इसका अधिकतम मान होगा, तो चुंबकीय फ्लक्स का मान भी अधिकतम होगा। तो उस 1 मिली सेकंड मान लो या कुछ अपने समय मान लो, उस समय के दौरान यहाँ क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स अधिक प्रवाहित होगा, और चुंबकीय फ्लक्स अधिक प्रेरित होगा या उत्पन्न या स्थापित होगा, तो इस कॉइल में ईएमएफ उत्पन्न होगा सिर्फ 1 मिली सेकंड के लिए। जब आप इस स्विच को ऑफ करोगे तो चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन होगा, फिर इस कॉइल में ईएमएफ उत्पन्न होगा। इसका मतलब डीसी में तो सिर्फ ऑन ऑफ करने पर ही ईएमएफ उत्पन्न होता है, अपने चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। लेकिन एसी लगा दी जाए, देखो यहाँ एसी लगाई तो एसी क्या है, परिवर्तनशील है। अब एसी खुद परिवर्तनशील है तो इसका चुंबकीय फ्लक्स भी परिवर्तनशील रहेगा, और इसका चुंबकीय फ्लक्स कैसा होगा, यहाँ से ऐसे घुमाएगा। ये चुंबकीय फ्लक्स यहाँ पे आएगा ऐसे, तो ये चुंबकीय फ्लक्स की दिशा ये, और कुछ चुंबकीय फ्लक्स ऐसे चलाएगा। अब गौर से देखना, यही चुंबकीय फ्लक्स इस कॉइल को काट रहा है, तो फैराडे का नियम सिद्ध होगा। और फैराडे का नियम क्या बताता है, जब आपको ईएमएफ उत्पन्न करना ही होता है, ईएमएफ उत्पन्न, तो फ्लक्स लेंगे और उसके बाद में चालक तार लेंगे और उसके बाद में परिवर्तन लेंगे, गति लेंगे, परिवर्तन लेंगे। तो फ्लक्स यहाँ पे है, चालक तार है और फ्लक्स परिवर्तनशील है, क्यों, एसी लगा रखी है। तो ये इसका चुंबकीय फ्लक्स इस कॉइल के साथ स्पर्श करेगा, लिंक करेगा, और लिंक करेगा तो फैराडे का नियम सिद्ध होगा, और फैराडे का नियम सिद्ध होगा तो इस कॉइल में ईएमएफ उत्पन्न होगा। वो इस कॉइल में भी ईएमएफ उत्पन्न होगा क्योंकि इसी को काट रहा है। यदि इस कॉइल में ईएमएफ उत्पन्न होता है तो कहते हैं सेल्फ इंडक्शन, इस कॉइल में ईएमएफ उत्पन्न होता है तो कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। अब इस कॉइल में विद्युत धारा प्रवाहित होगी, सर्किट को पूरा करते ही, सर्किट को पूरा करेंगे विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो क्या होगा, इसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित होगी और इसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो फिर ये इस कॉइल का वह गुण आता है, जो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसमें परिवर्तन होता है। देखो परिवर्तन तो इस विद्युत धारा में भी था और परिवर्तन इस विद्युत धारा में था। इसमें कितना है, अपने भारत देश में देखा जाए तो 1 सेकंड में 50 बार ऑन ऑफ हो रही है, मतलब 50 परिवर्तन है, 50 बार ऑफ हुई और 50 बार ऑन हुई, तो इसका मतलब परिवर्तन हुआ। उस परिवर्तनों का इसने विरोध किया, उसको कहते हैं सेल्फ इंडक्शन, और दोनों कॉइलों ने विरोध किया तो कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो उसकी परिभाषा लिख लो, जब किसी एक कॉइल में, लिख लो परिभाषा, जब किसी एक कॉइल में प्रत्यावर्ती विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस कॉइल में परिवर्तनशील या प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स स्थापित हो जाता है। ठीक है, और वो परिवर्तनशील चुंबकीय फ्लक्स में जब दूसरी कॉइल रखी जाती है या फिर दूसरी कॉइल या चालक तार रखा जाता है तो फैराडे के नियमानुसार दूसरी कॉइल में भी ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित हो जाता है। अब इन दोनों कॉइलों का वह गुण जो इनमें से प्रवाहित हो रही विद्युत धारा का विरोध करता है, उस गुण को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन या पारस्परिक प्रेरित्व कहते हैं, सह प्रेरित्व कहते हैं, अन्योन्य प्रेरित्व कहते हैं। बात एक ही है। ठीक है, आप लोगों ने सेल्फ इंडक्शन पढ़ा, उसको एल से दर्शाया, आप लोगों ने एल से दर्शाया, उसकी इकाई हेनरी पढ़ी। आज इस म्यूचुअल इंडक्शन को देखो, यहां क्या होगा, इसका चुंबकीय फ्लक्स इसके साथ लिंक हुआ, इसका इंडक्टेंस इसके इंडक्टेंस के साथ जुड़ गया, तो लिख सकते हैं कि यहाँ देखो, यहाँ ईएमएफ उत्पन्न हुआ, किस गुण के कारण, उस म्यूचुअल इंडक्शन के कारण, क्योंकि विद्युत धारा के परिवर्तनों का विरोध होगा, इस चुंबकीय फ्लक्स का विरोध होगा, चुंबकीय, क्योंकि धारा तो इसमें प्रवाहित हुई, चुंबकीय फ्लक्स इसका परिवर्तनशील हुआ, लेकिन यहाँ ईएमएफ उत्पन्न हुआ, तो इसका इंडक्टेंस और इसका इंडक्टेंस दोनों का आपस में जुड़ने वाला स्वभाव का, दोनों का कॉमन हो गया, तो लिख सकते हैं कि दोनों का जो अपना इंडक्टेंस कॉमन हुआ, तो उस इंडक्टेंस को दर्शाते हैं एम से। तो इसके म्यूचुअल इंडक्शन को किससे दर्शाते हैं, एम से दर्शाते हैं, और इसकी इकाई भी हेनरी ही होती है। दो बातें आ गई हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस को किससे दर्शाते हैं या सह प्रेरित को किससे दर्शाते हैं, एम से दर्शाते हैं, और उसकी इकाई हेनरी होती है, और सेल्फ की भी हेनरी ही होती है। अब होता कितना, देखो इसका भी इंडक्टेंस होता है, इसका भी, इसका इंडक्टेंस अकेले का क्या था, एल, इसका अकेले का क्या है, एल, तो इसका L1 और इसका L2, क्योंकि कॉइल नंबर 2 है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा, म्यूचुअल देखो M बराबर, आपको बताऊंगा, M बराबर L1 और L2 और ये रूट, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का मान निकलता है। ठीक है, और इसका मान कितना था, L बराबर, ठीक है ना, N स्क्वायर S, एक तो ये निकाला था पिछली वीडियो में आप लोगों ने, इसका पूरा सॉल्यूशन निकाला था, मतलब कि इसका जो इंडक्टेंस का मान ये था, और M का मान ये निकलता है। अब आया कैसे, इसका सॉल्यूशन करते हैं, फॉर्मूले द्वारा सिद्ध करते हैं। अब देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में थोड़ा और गहन अध्ययन करते हैं, कुछ डीपली पढ़ते हैं, कि आप लोगों को बहुत कुछ जानकारियां प्राप्त होंगी, आप लोग समझ पाओगे कि वास्तव में म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, ट्रांसफार्मर में ईएमएफ उत्पन्न क्यों होता है, उन सब के बारे में अच्छी तरह जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो देखो मैंने आप लोगों ने यहाँ से कोर ले ली, ये कोर ली, ठीक है ना।
अब ये कोर ले ली, इस कोर पे मैंने 2 वाइंडिंग लपेट दी। ये मैं आपको लिख दूं, ये आपके रेफरेंस के लिए कि ये कॉइल नंबर 1 और ये कॉइल नंबर 2 कॉइलें लपेट दी मैंने इसके ऊपर। अब ये क्या है, ये लोहे की कोर है। अब लोहे की कोर कौन से पदार्थ की, देखो यहां जब भी लोहे की कोर लेते हैं तो वैसे देखा जाए तो ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर, जनरेटर सिलिकॉन स्टील की लेते हैं। सिलिकॉन स्टील की क्यों लेते हैं, क्योंकि वहां हिस्टैरिसीस हानि का मान कम हो, और पतली पतली कोर हम वो लिमिटेड कर देते हैं क्योंकि वो भंवर धारा हानि का मान कम हो। लेकिन यहाँ इस प्रकार के लेते हैं कि म्यू का मान कम हो। म्यू क्या मान, म्यू अधिकतम हो, मतलब हाई हो, हाई म्यू वाला। म्यू क्या है, म्यू चुंबकशीलता है। आपको गौर से देखना, आपके को पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, आपको भी बहुत अच्छा मतलब समझ में आया है। म्यू क्या है, चुंबकशीलता है। चुंबकशीलता क्या, देखो यहां से चुंबक के फ्लक्स आसानी से इतना गुजर सके कि हाँ दूसरा रास्ता प्रभावित नहीं हो, म्यू है चुंबकशीलता। जैसे अपने चालकता होती है ना, वैसे इस प्रकार अपने विद्युत के क्षेत्र में देखा जाए चालकता होती है, यहाँ चुंबकशीलता होती है। चालकता क्या होती है, विद्युत धारा के मार्ग में सुगमता प्रदान करने वाले गुण को चालकता कहते हैं। यहाँ चुंबकीय फ्लक्स को आसानी से प्रभावित करने वाले गुण को, या चुंबकीय फ्लक्स को आसानी से किसी पदार्थ में प्रभावित करवाता है, उस गुण को कहते हैं चुंबकशीलता। एक तो ये है। दूसरे रहते हैं एस का मान कम से कम हो। अब एस क्या है, ये रिलक्टेंस है, मतलब कि प्रतिष्ठंभ है, ये प्रतिष्ठंभ है। अब रिलक्टेंस और रेजिस्टेंस देखो, ये क्या है, ये चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ लिया, नहीं पढ़ा हो तो चुंबकत्व के, विद्युत चुंबक और चुंबकत्व मैंने 27 नंबर से वीडियो बनाना शुरू किए थे, 45 तक पहुंच चुका हूँ। एक एक पॉइंट टू पॉइंट अध्ययन करवाया आप लोगों को मैंने, तो सब बातें पढ़ा चुका हूँ, सब एक एक पॉइंट टू पॉइंट मैंने अध्ययन करवा दिया है। तो कहीं से भी आपको दिक्कत आए तो पीछे देख लें, रिलक्टेंस क्या होता है, मतलब ये चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। तो इसका मान कम से कम हो तो चुंबकीय फ्लक्स अधिक से अधिक गुजरेगा। ये क्यों लिया, देखो इसका लेने का मुख्य उद्देश्य क्या था कि अधिक चुंबकशीलता का मान हो, रिलक्टेंस का मान कम से कम हो। क्यों ये होता है, वैसे देखा तो नगण्य लेते हैं, कितना लेते हैं, कम से कम नहीं, ये नगण्य के बराबर लेते हैं कि हो ही नहीं। वैसे तो ऐसा कोई पदार्थ नहीं कि रिलक्टेंस का मान नहीं हो, लेकिन मान लेते हैं कि नगण्य है। इस प्रकार का पदार्थ लिया क्योंकि लीकेज फ्लक्स का मान कम से कम हो। यहां इस कॉइल ने जितना चुंबकीय फ्लक्स स्थापित किया वो पूरा का पूरा चुंबकीय फ्लक्स इसके पास जाए और वो पूरा इसके साथ स्पर्श करे और ईएमएफ का मान उत्पन्न हो, ताकि आपको इसमें हानियों का मान कम से कम हो। और चुंबकीय फ्लक्स लीकेज होगा तो ईएमएफ का मान कम होगा, इसके बराबर ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि ट्रांसफार्मर में की दक्षता सबसे उच्च होती है, क्योंकि यहां से लीकेज का मान कम से कम होता है, घूमने वाला भाग नहीं होता है और एक लीकेज होता है, इसलिए हानियों का मान कम से कम होता है। इसलिए यहां कॉइल नंबर 1, अब देखो कॉइल नंबर 1 में विद्युत धारा प्रवाहित की आप लोगों ने, ये कॉइल नंबर 1 ऐसी विद्युत धारा प्रवाहित की आप लोगों ने। अब विद्युत धारा का गति ये देखो, ये विद्युत धारा प्रवाहित की आप लोगों ने, तो क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होगा। चुंबकीय फ्लक्स यहाँ देखो, ये चुंबकीय फ्लक्स, ये देखें यहाँ से इसके पास जाएगा और इसके साथ इस पर, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स को प्रभावित कर रहा है, ये चुंबकीय फ्लक्स आ गया, लेकिन कुछ चुंबकीय फ्लक्स यहाँ भी तो जाएगा ऐसे, यहाँ भी, मतलब कि संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स यहाँ नहीं जाएगा। इसलिए कहते हैं कि उस चुंबकीय लीकेज फ्लक्स का मान, लीकेज का मान कम से कम हो, इसलिए यहाँ पे इन चुंबकीय कोर प्रयोग की है कि चुंबकीय फ्लक्स इस रास्ते से गुजरे नहीं, इसको आसानी से रास्ता प्रभावित होने वाला रास्ता मिल जाए, ये होगा यहाँ से, तो चुंबकीय फ्लक्स गुजरेगा। ये चुंबकीय फ्लक्स कैसा है, परिवर्तनशील है। ये इस कॉइल को काटेगा, इस कॉइल में ईएमएफ उत्पन्न करेगा, ठीक है, इस कॉइल को काटेगा, ईएमएफ उत्पन्न करेगा। तो अब होगी बात कि इस कॉइल में ईएमएफ उत्पन्न हुआ था, क्या इतना होगा, नहीं, कुछ लीकेज का मान होगा, ठीक है ना, कुछ लीकेज का मान होगा। उस लीकेज को कम करने के लिए व्यवस्था की है। तो लिख सकते हैं कि कॉइल नंबर 1, गौर से देखना, कॉइल नंबर 1 में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स कॉइल नंबर 2 के साथ स्पर्श करेगा, लेकिन पूर्ण चुंबकीय फ्लक्स नहीं करेगा। कितना करेगा, लीकेज का मान घटाकर बाकी उपयोगी चुंबकीय फ्लक्स करेगा, ठीक है। इसलिए उस लीकेज फ्लक्स को घटाने के लिए अधिक चुंबकशीलता और कम रिलक्टेंस का चुंबकीय पदार्थ प्रयोग या कोर प्रयोग किए गए हैं, ठीक है। अब जितना चुंबकीय फ्लक्स यहां और जितना चुंबकीय फ्लक्स यहां, दोनों में अंतर होगा, ठीक है ना। इसका चुंबकीय फ्लक्स इसके साथ कितना स्पर्श करेगा, उन दोनों के अनुपात को, इसका चुंबकीय फ्लक्स कॉइल नंबर 1 का चुंबकीय फ्लक्स कॉइल नंबर 2 के साथ कितना स्पर्श करता है, उन दोनों के अनुपात को अन्योन्य प्रेरकता गुणांक कहते हैं, ठीक है ना, अन्योन्य प्रेरकता गुणांक कहते हैं। और अन्योन्य प्रेरकता गुणांक को देखो के से दर्शाते हैं। परिभाषा लिख लेना, मैं आपको लिखवा देता हूं
कि कॉइल नंबर 1 में जब ऐसी विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होता है। वो चुंबकीय फ्लक्स कॉइल नंबर 2 के साथ स्पर्श करता है, लेकिन कुल चुंबकीय फ्लक्स, पूरा चुंबकीय फ्लक्स स्थापित नहीं करता है। तो कॉइल नंबर 1 में स्थापित चुंबकीय फ्लक्स कॉइल नंबर 2 के साथ स्पर्श करता है, तो कितना चुंबकीय फ्लक्स स्पर्श करता है, उन दोनों के अनुपात को और चुंबकीय ये अन्योन्य प्रेरित्व गुणांक कहते हैं। अन्योन्य प्रेरित्व गुणांक, म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल कोफिशिएंट कहते हैं। कोफिशिएंट कहते हैं, ये गुणांक कहते हैं किन दोनों का, इसका चुंबकीय फ्लक्स और इसके चुंबकीय फ्लक्स के अनुपात को गुणांक कहते हैं। दोनों में अंतर तो पक्का होगा और वो अंतर ही गुणांक कहलाता है। ठीक है, ये तो थी इस के की। के का मान, अधिकतम मान कितना होता है, के का अधिकतम मान, के क्या है, इसको के से दर्शाते हैं और के का अधिकतम मान 1 होता है। अब के का मान कम कब होगा, देखो यहां लीकेज फ्लक्स अधिक होगा, के का मान कम हो जाएगा। के क्या है, इन दोनों का अनुपात है। तो के कब घटेगा, जब लीकेज फ्लक्स अधिक होगा तो के का मान घटेगा, और के का मान घटेगा तो ईएमएफ का मान कम होगा। और के का मान अधिक कब होगा, जब लीकेज फ्लक्स का मान कम होगा। लीकेज फ्लक्स कम होगा तो के का मान बढ़ेगा, के का अधिकतम मान 1 होता है। जब अधिकतम मान 1 होता है तो इस कॉइल में पूर्ण रूप से ईएमएफ उत्पन्न होता है। इसलिए कहते हैं लीकेज का मान कम से कम होना चाहिए, जिसमें ट्रांसफार्मर की दक्षता उच्च से उच्च होती है। एक तो बात ये थी आपकी। तो फिर इस अन्योन्य प्रेरित्व गुणांक की परिभाषा लिख लो कि अन्योन्य प्रेरित्व गुणांक या म्यूचुअल इंडक्टेंस कोएफिशिएंट किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिख लो। क्या लिखेंगे, देखो दो पास रखी कॉइल, दो यहां से लिख लो, दो पास रखी कॉइल में से, दो पास रखी कॉइल में से किसी एक कॉइल में एसी विद्युत धारा, कौन सी, किसी एक कॉइल में एसी विद्युत धारा, एसी विद्युत धारा का 1 एम्पियर करंट, 1 एम्पियर की बात कर लेते हैं, 1 एम्पियर करंट, 1 एम्पियर करंट प्रवाहित किया जाए। एक एम्पियर करंट प्रवाहित किया जाए तो दूसरी कॉइल में, तो पास रखी दूसरी कॉइल में लिंक करने वाले, तो पास रखी दूसरी कॉइल से लिंक करने वाले चुंबकीय फ्लक्स फाई की संख्या को अन्योन्य प्रेरित्व गुणांक कहते हैं या म्यूचुअल इंडक्टेंस कोएफिशिएंट कहते हैं। या फिर दूसरी परिभाषा देखो कि कॉइल नंबर 1 में जितना चुंबकीय फ्लक्स स्थापित है, लिख दो कि कॉइल नंबर 1 में या किसी एक कॉइल में ऐसी विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होता है, उसका चुंबकीय फ्लक्स दूसरी कॉइल, पास रखी दूसरी कॉइल के साथ स्पर्श करता है, तो दोनों के चुंबकीय फ्लक्स के अनुपात नहीं, उस दूसरी कॉइल में पहली कॉइल का चुंबकीय फ्लक्स दूसरी कॉइल के साथ स्पर्श करता है, तो उस स्पर्श करने वाले चुंबकीय फ्लक्स के अनुपात को, या फिर कॉइल नंबर 1 या पहली कॉइल और दूसरी कॉइल के चुंबकीय फ्लक्स के अनुपात को अन्योन्य प्रेरित्व गुणांक कहते हैं। दो परिभाषा इसको के से दर्शाते हैं, इसका अधिकतम मान 1 होता है। और के का मान कब घटता है, जब लीकेज फ्लक्स का मान बढ़ता है, और के का मान कब बढ़ता है, जब लीकेज फ्लक्स का मान घटता है। अब उस म्यूचुअल इंडक्टेंस के मान को ज्ञात करते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा कितना, उसको ज्ञात कर लेते हैं। देखो दोस्तों गौर से देखना, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का मान कितना होता है। अब देखो गौर से, यहाँ ये N1 और ये N2, ये एक कॉइल नंबर 1 में कॉइल टर्नों की संख्या, कॉइल नंबर 2 में टर्नों की संख्या। कॉइल नंबर 1 में ईएमएफ कितना उत्पन्न होता है वो आप लोगों ने देखा था, और कॉइल नंबर 2 में कितना होता है
वो आप लोग बता देता हूँ। देखो इसमें कॉइल में ईएमएफ कितना उत्पन्न होगा, इसकी फ्लक्स की दर के उत्पन्न होगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ कॉइल नंबर 1 में जब धारा में परिवर्तन होगा, धारा में परिवर्तन होगा तो इस कॉइल में ईएमएफ उत्पन्न होगा या फिर फ्लक्स स्थापित होगा, वो फ्लक्स इस कॉइल को काटेगा। तो ये भी धारा का परिवर्तन सेम ही तो है, तो यह लिख di/dt। जब तक धारा में परिवर्तन नहीं होगा तब तक इंडक्टेंस का मान उत्पन्न नहीं होगा। इंडक्टेंस का मान कितना उत्पन होगा वो इस कॉइलों के टर्नों की संख्या पर और धारा में परिवर्तन पर या फ्लक्स के मान पर डिपेंड करता है, वो देख लेते हैं कितना होता है। तो लिख देते हैं कि N2 φ2 बराबर, देखो चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना होगा, ये होता है समानुपाती I। इसमें ईएमएफ का मान कितना होगा, चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना होगा, किसमें टर्नों की संख्या होगी और φ2 का मान होगा, कि φ1 तो ये है और φ2 का मान ये है। यहाँ पे कुछ कम हो गया आएगा तो वो लिख लेंगे, किसका मान लिखेंगे, के का मान लिख देते हैं। कितना चुंबकीय फ्लक्स कम हो गया आएगा, φ2 या N2 और या के समानुपाती I। ये आता है इस कॉइल नंबर 2, क्योंकि अपने को म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। तो आगे बात ये क्या है, ये आप लोगों को बता कि प्रेरकत्व गुणांक है। म्यूचुअल प्रेरकत्व गुणांक है। अभी देखिए इसको के से दर्शाते हैं। इसका मान कब घटता है कब बढ़ता है, जब फ्लक्स लीकेज फ्लक्स का मान बढ़ेगा तो इसका मान घट जाएगा, इसका मान घटेगा तो ईएमएफ का मान बढ़ेगा। ये तो थी बात इसकी कि कॉइल नंबर 2 में ईएमएफ या कुल चुंबकीय फ्लक्स क्या है। तो ये अब देखो आगे देखें कि ये क्या है, समानुपाती। ये है कॉइल नंबर 2 में कांस्टेंट, जिसका मान लगभग कॉइल नंबर 2 स्थापित करते होता है, कांस्टेंट होता है। या कांस्टेंट को म्यूचुअल इंडक्टेंस कह सकते हैं, यही वो म्यूचुअल इंडक्टेंस है। म्यूचुअल इंडक्टेंस है कौन सा, ये। तो अब इसको एम से दर्शाते हैं, आप लोगों को बताया कि इसको एम से दर्शाते हैं, इसकी इकाई हेनरी होती है। अब देखो यहां से इसको लिख देते हैं कि N2 और φ2 और ये K और ये लिख दो बराबर और ये लिख दो M और I। यहाँ तक आया समझ में, M और I। इसका मान निकालना अपने को, तो क्योंकि इसकी तो बात करते नहीं, इसकी बात करें कि ईएमएफ का मान कितना होगा, ईएमएफ होगा वो इतना होगा। देखो इसमें ईएमएफ कितना होगा, उसका सूत्र देखो, ई समानुपाती। आप लोगों को पता है कि ई बराबर एल, ये एल किसका है, इसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा वो एल di/dt और ये प्लस माइनस या माइनस, ये तो इसमें इस कॉइल में ईएमएफ उत्पन्न होगा। और इसमें कितना होगा, उसमें होगा देखो ई बराबर -m या प्लस माइनस कर लो di/dt। ये कॉइल नंबर 2 में ईएमएफ उत्पन्न होगा, लेकिन अपने को इस m का मान निकालना है बस, और कुछ नहीं करना है। अब देखो m यहाँ पे आ गया, इसको m का मान क्या निकालते हैं, तो m बराबर क्या लिखे कि N2 φ2k और ये M/I नीचे, ये आ गया इस m का मान, म्यूचुअल इंडक्टेंस का मान। किस पर निर्भर करता है म्यूचुअल इंडक्टेंस का मान, टर्नों की संख्या पर, कॉइल नंबर 2 में फ्लक्स के मान पर, और उसके कॉइल नंबर 2 में उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस का गुणांक कितना होता है। फ्लक्स का मान अधिक है तो इसका मान कम होगा, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का मान कम होगा। फ्लक्स का यदि लीकेज फ्लक्स कम है तो इसका मान अधिक हो जाएगा। ये और धारा के परिवर्तन पर डिपेंड करता है कि धारा का परिवर्तन कितना होता है। ये तो था। अब इसके बाद अब आगे इसको थोड़ा सा और सोल्व किया जाए। देखो इस फाई का मान देखो, ये क्या है, ये फाई है ना। फाई का मान आप लोगों ने देखा होगा कि फाई बराबर, आप लोगों ने चुंबकीय फ्लक्स घनत्व पढ़ा होगा, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व के फाई बराबर देखो BA पढ़ा आप लोगों ने, ये नहीं पढ़ा तो बी का मान जरूर देखा आप लोगों ने। बी क्या है, बी की चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है और φ/a होता है, ये पढ़ा आप लोगों ने। और इस फाई का मान यहां से निकालते हैं BA, तो इस फाई बराबर BA लिख देते हैं। देखो इस फाई बराबर जब BA लिखते हैं तो क्या होता है, M बराबर N2 और BA और ये K पहले लिख दो और ये I, सेम टू सेम बात होगी। ये आ गया आपका इस M का मान। आगे थोड़ा सा और निकल कर कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, उस एरिया और N2 में टर्नों की संख्या और ये I परिवर्तन में इसमें प्रवाहित धारा और ये चुंबकीय प्रेरित का गुणांक होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का गुणांक होता है। यहां तक आ गया। अब इस B का मान और देखो आगे, यदि B की बात करें तो B डिपेंड करता है, B आप लोगों ने पढ़ा होगा μA होता है, सॉरी μH होता है। म्यू क्या है, ये चुंबकशीलता लिख लो, म्यू चुंबकशीलता, ये H बराबर होता है चुंबकीय बल। आप लोगों ने पढ़ा था कि म्यू का मान, म्यू क्या है, चुंबकशीलता क्या मान है, चुंबकशीलता चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और चुंबकन बल का अनुपात होता है। आप लोगों ने देखा था कि म्यू किसका अनुपात है, B और H का अनुपात है, ये देखा था। B क्या है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और H क्या है, चुंबकन बल होता है, ठीक है ना। इसका सूत्र होता है, देखो H का सूत्र आप लोगों ने देखा था, H बराबर NI/L
और बी बराबर आप लोगों ने देख लिया, बी बराबर होता है फाई अपॉन ए, ये आप लोगों ने लिख दिया। तो यहां लिख सकते हैं कि बी बराबर म्यू एच लिखने पर क्या लिखेंगे, एम बराबर के तो लिख दिया पहले n2 और बी बराबर लिख दिया म्यू एच और ए और अपॉन आई। आगे इसका सॉल्यूशन ये और निकल के आता है, हेनरी में आता है सब। तो दोस्तों काफी बार यही स्टेप आती है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का मान इनमें से कौन सा। मैं जितनी स्टेप लिखा रहा हूं सबके सब स्टेप परीक्षा में काफी बार आई हैं। निम्न में से म्यूचुअल इंडक्टेंस का मान कौन सा है, आप लोग एक याद करके जाते हो कि म्यूचुअल इंडक्टेंस बराबर होता है ये एम बराबर L1 L2 और ये रूट, बस यही आता है। ये बहुत काफी बार आती है, बीच की स्टेप ये भी तो होती है कि कहां से शुरू करते हैं इसको कहां तक आते हैं। तो आगे स्टेप निकल के ही आती है। अब आगे इस एच का मान लिखेंगे, देखो एच बराबर एम बराबर लिखो एम बराबर के लिख दो पहले, क्योंकि के क्या है म्यूचुअल इंडक्टेंस का गुणांक है, N2 कॉइल 2 में टर्नों की संख्या, म्यू चुंबकशीलता पदार्थ की, एच क्या चुंबकीय बल और एच बराबर लिख दो एन आई। अब एच बराबर इसका चुंबकीय बल लेगा, इसका मतलब एन आई, N1 की धारा ये धारा रहेगी, धारा तो दोनों में एक ही है, ये धारा रहेगी N1, तो लिख दो N1 और L, ये L नीचे और I पहले से है ही, ये A और लिख दो I गुणा L। यहां से स्टेप ये और निकल के आती है आगे से। अब गौर से देखना, जब ये स्टेप निकल के आती है इसको और सॉल्यूशन करें आगे थोड़ा सा। देखो ये यहां से I से I कैंसिल, समझ गए बात को, I से I कैंसिल, तो बच क्या गया M बराबर K बच गया, K गुणांक बच गया, N2 बच गया टर्नों की संख्या, सेकेंडरी में टर्नों की संख्या, म्यू बच गया, म्यू क्या चुंबकशीलता है, N1 बच गई, N1 क्या है कॉइल 1 में टर्नों की संख्या है, ए बच गया, ये क्रॉस सेक्शन इसका क्षेत्रफल है, इसका अपने कोर का क्षेत्रफल, और नीचे बच गया एल। एल क्या है उस चुंबकीय फ्लक्स की लंबाई है, किसकी चुंबकीय फ्लक्स की लंबाई कितनी है इस पर डिपेंड करता है एल। अर्थात अब क्या बच गया, देखो ये बच गया एम बराबर के बच गया। अब एक साथ दोनों N1 N2 को लिख दो, N1 और N2 म्यू ए और ये एल, ये बच गया। मतलब ये फॉर्मूला भी काफी बार परीक्षा में आता है कि निम्न में से म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला कौन सा है, या निम्न में से कौन सा तथ्य म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए सही साबित होता है। ये आप एक एक स्टेप बाय स्टेप याद रखना, आपको बहुत काफी इंप्रूवमेंट, बल्कि आप परीक्षा में बहुत फायदा होगा आपको कि कॉइल में टर्नों की संख्या, कॉइल 1 में टर्नों की संख्या बढ़ा दी जाए, म्यूचुअल इंडक्टेंस का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। याद रखना, कॉइल 2 में टर्नों की संख्या बढ़ा दी जाए तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, यदि चुंबकशीलता का मान बढ़ा दिया जाए तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का मान बढ़ जाएगा। यदि चुंबकीय फ्लक्स की लंबाई का रास्ता बढ़ा दिया जाए तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का मान घट जाएगा, ये आती है। तो देखो अब एक स्टेप और बच गई कि म्यू को नीचे ले जाने पर, ठीक है ना, आगे एक स्टेप लिखो कि एम बराबर के N1 और N2 और म्यू को ले जाओ नीचे, एल अपॉन म्यू ए, ये ले जाओ म्यू ए। अब एल अपॉन म्यू ए ये तो आता है एल अपॉन म्यू ए, और आप लोगों ने देखा होगा पिछली वीडियो में या रिलेक्टेंस का मान देखा होगा, रिलेक्टेंस का मान किस पर निर्भर करता है, एस बराबर एल अपॉन म्यू ए होता है। गौर से देखना, म्यू ए होता है, ये एस क्या है प्रतिष्ठम्भ है, ठीक है ना, प्रतिष्ठम्भ क्या है चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाला गुण है। म्यू क्या है चुंबकशीलता है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, ये लंबाई है किसकी, चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग की लंबाई है, याद रखना बात। तो चुंबकीय फ्लक्स की मार्ग की लंबाई के अपने समानुपाती होता है। चुंबकशीलता का मान बढ़ेगा तो एस का मान घटेगा। चुंबकशीलता क्या है, अपने चुंबक के अपने विद्युत क्षेत्र में चालकता की भांति होती है, ये रेजिस्टेंस की भांति होता है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग का क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, ये होता है यहाँ पे। देखो अब आगे उसको और देखा जाए, इस एस के बदले में यह लिख दो, तो आगे स्टेप क्या निकल के आती है कि एम बराबर, देखो आगे निकल के आती है यहाँ से एम बराबर के तो आ गया, और ये एस बराबर लिख देता हूं मैं, एस बराबर एल अपॉन म्यू ए, ये आ गया के N1 N2 और ये आ गया एस। गौर से देखना किस एल अपॉन ए म्यू ए का मान होता है एस, ये लिख दिया, एस क्या है रिलेक्टेंस है। इसका मतलब कि रिलेक्टेंस बढ़ेगा तो म्यूचुअल रिलेक्टेंस का मान घटेगा, रिलेक्टेंस घटेगा तो म्यूचुअल रिलेक्टेंस का मान बढ़ेगा। ये आता है कि किसी कॉइल में यदि टर्नों की संख्या बढ़ानी है, यदि किसी कॉइल को यदि अधिक चुंबकशीलता बढ़ानी है और अधिक चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय शक्ति बढ़ानी है तो रिलेक्टेंस का मान घटा दो, म्यूचुअल रिलेक्टेंस का मान बढ़ेगा, ईएमएफ का मान बढ़ेगा, ये तो आती है। अब देखो यहाँ एक छोटी सी स्टेप और हल करते हैं कि दोनों साइड में स्क्वायर लगा दो, यहाँ लगा दो के N1 N2 का एस और यहाँ लगा दो स्क्वायर पूरे पर।
कोई दिक्कत थोड़ी दोनों में स्क्वायर लगाने पर। अब इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन और करते हैं। एम बराबर देखो एम स्क्वायर बराबर के स्क्वायर एन 1 स्क्वायर एन 2 स्क्वायर, ठीक है, और ये एस का स्क्वायर, इसको खोल दिया ऐसे, प्रत्येक पे स्क्वायर लगा दिया। तो फिर आगे क्या होगा देखो, आगे की स्टेप और दीदी देखा जाए हल करते हैं। तो इस एम को यहां से हटा दो, इस स्क्वायर को आगे रूट लगा देते हैं, तो फिर निकल जाता देखो एन स्क्वायर एस। आप लोगों ने सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा था, मैंने शुरू में बताया था कि सेल्फ इंडक्टेंस का मान एल का मान होता है एन स्क्वायर एस, ये बताया था आप लोगों को। मैंने यदि नहीं देखा तो पिछला वीडियो देख लेना कि एन स्क्वायर एस क्या है। तो यहाँ एन स्क्वायर एस देखो, यहाँ भी इसको ऐसे लिख दो कि आपको समझ, ये तो है ही एस का मान। तो आगे के स्टेप और हल कर देते हैं। देखो मैं यहाँ आपको बताता हूँ, आगे थोड़ा सा और हल करके बताते हैं कि कैसे कैसे इसका सॉल्यूशन पूरा होता है। देखो इसके आगे हल करते हैं कि एम बराबर के एम स्क्वायर बराबर के स्क्वायर एन 1 स्क्वायर और एन 2 स्क्वायर अपॉन एस गुणा एस, ठीक है। ये बच गया एन स्क्वायर अपॉन एस, तो लिख दो कि एम स्क्वायर बराबर के स्क्वायर और एन स्क्वायर बटे एस, एन स्क्वायर अपॉन एस, तो लिख दो L1 और एन 2 स्क्वायर एस इंटू L2, ठीक है। ये स्क्वायर बच गया यहाँ पे। अब गौर से देखना, ठीक है ना। अब इसका स्क्वायर हटाते हैं यहाँ से, देखो ठीक है ना, इसका स्क्वायर हट गया और इसका स्क्वायर हट के इन दोनों पे ये लग गया रूट, तो लिख दो m बराबर k और L1 और इंटू L2 और ये लग गया रूट। ये आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस का मान निकल गया था, जो सबसे पहले पढ़ा था आप लोगों ने। ये होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब आगे देखो ये k का मान, k रखे नहीं रखे, k का अधिकतम मान 1 होता है, तो लीकेज फ्लक्स का मान 0 होता है, तो k का मान 1 होता है। आप k लिखो तो अच्छी है, नहीं लिखो तो और भी अच्छा है, क्योंकि k का मान अधिकतम है, एक को इससे गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लास्ट में ये भी आ सकता है कि m बराबर L इंटू L2 इंटू रूट, और यही आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस का मान, हेनरी में आता है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का मान L1 और L2 के रूट के बराबर होता है। समझ गए आपको। अब इस k की बात करें कि k का मान कैसे निकालें, गुणांक कैसे निकालें, कि लीकेज फ्लक्स का मान कितना होगा, तो m बराबर k बराबर, देखो k है यहाँ पे, k बराबर m बटे L1 और L2, L1 अपॉन L2, और ये बच गया इसका रूट, ये आ गया इस k का मान। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रेरकत्व का मान यदि इसका गुणांक निकालते हैं तो सूत्र ये मेरे दोस्तों, और यदि म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालते हैं तो सूत्र ये और हेनरी में आता है। दोस्तों ये तो था आज का इस वीडियो में कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का मान कैसे निकाले। एक छोटी सी नोट लगाने वाली बात और बच गई है, वो गौर से लिख लो। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे क्या होता है, किस प्रकार से एक छोटी सी बात और बच गई है, मैं लिखा देता हूं आपको। देखो क्या बच गई, उसमें ये बच गया कि म्यूचुअल इंडक्टेंस हो, गौर से देखना, म्यूचुअल इंडक्टेंस हो या म्यूचुअल इंडक्टेंस में ईएमएफ की ध्रुवता, इसके कारण ईएमएफ उत्पन्न होगा वो, या फिर इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो, दोनों की ध्रुवता किस प्रकार ज्ञात की जाती है, ठीक है ना। तो नोट लगाने वाली बात बच गई, ये लिख लो, नोट लगा देता हूं मैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी अर्थात ध्रुवता ज्ञात करने के लिए डॉट कन्वेंशन का प्रयोग किया जाता है। याद रखना बात, डॉट कन्वेंशन का यूज किया जाता है। डॉट कन्वेंशन मतलब ध्रुवता सम्मेलन, इसको हिंदी में कहते हैं ध्रुवता सम्मेलन, या फिर डॉट साइन भी कहते हैं इसको। किसको, इसको डॉट साइन भी कहते हैं। डॉट साइन का प्रयोग क्या होता है, डॉट साइन का प्रयोग दोस्तों अगले वीडियो में बताएंगे, डॉट साइन क्या होता है, डॉट साइन का प्रयोग किया जाता है। आज की वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का मान कैसे ज्ञात करेंगे। ये था आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस और इसके कारण ईएमएफ उत्पन्न होता है वो। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और तो दोस्त पहले बार वीडियो को देख रहे हैं वो निमी पैटर्न के आधार पर संपूर्ण सिलेबस का अध्ययन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप जब भी वीडियो नया अपलोड किया जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप अच्छी तरह से वीडियो देखकर अपनी तैयारी कर सको। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।